ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। मैं आगरा हूँ, यानी मैं कई तपस्वियों की तप हूँ। मैं आगरा हूँ, यानी कई वंश और कई शासकों का मनपसंद स्थल। मैं आगरा हूँ, यानी मैं साहित्य हूँ। मैं आगरा हूँ, यानी कि मैं संस्कृति हूँ। मैं आगरा हूँ, यानी कि मैं ब्रज का एक हिस्सा हूँ। मैं आगरा हूँ, यानी एक सुर हूँ। मैं आगरा हूँ, यानी कि एक लय हूँ। मैं आगरा हूँ, मुझे चंद पृष्ठों में समेट लेना इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी जो समेटने का प्रयत्न करता है, मैं उसको नमन करता हूँ। सबका हो अपना घर, स्वच्छ व्यवस्थित और सुंदर, आगरा को बसाना है। ये डीएनए ठाना है, ये डीएनए ठाना। सुप्रबंधे राष्ट्र समृद्धि, सफल योजना कुशल प्रबंधन सफलता पहचान है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा की शान है। शहर को विजन डॉक्यूमेंट से ऊंचा ले जाना है। शहर को विजन डॉक्यूमेंट से ऊंचा ले जाना है। ये डीएनए ठाना है, डीएनए ठाना है। भवन कॉलोनी और पार्क का उच्च कोटि निर्माण हो। लक्ष्य एक है हर शहरी का जनजीवन आसान हो। चाहूं विकास का सपना शहर का, चाहूं विकास का सपना शहर का अब साकार बनाना है। डीएनए ठाना है, स्मारकों की इस नगरी की देश में एक पहचान हो। ओ भी पास आगरा चौपाटी मिशन शक्ति का मान हो। सभी उदाहरण दे हमारा, सभी उदाहरण दे हमारा, वो पुरुषार्थ दिखाना है। डीएनए ठाना है, डीएनए ठाना है। तत्परता तत्काल निवारण यही कार्य की शैली है। सभी कर्मचारियों की प्राथमिकता ये पहली है। सहज सरल और सच्चाई का, सहज सरल और सच्चाई का सबने दामन थामा है। डीएनए ठाना है, डीएनए ठाना है, डीएनए ठाना है। सुप्रबंधे राष्ट्र समृद्धि।
सेंटर भी है सालों से। आंकड़ा है आपके पास कितने परसेंट आत्मीय आयोजन स्मरणीय आयोजन बनाने का संकल्प लिया है वो आ चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया जी, और मैं इस क्रम में अनुरोध करूंगा। हाँ, कि विशिष्ट बात यह है कि आज एक ऐसी कृति का विमोचन भी होना है जिसमें आगरा के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जिससे हम सब परिचित नहीं हैं। आगरा का अगर किसी से पूछा जाए, लेकिन आगरा में लगभग 200 ऐसे केंद्र हैं जहां बहुत कुछ है हम सबके लिए। कीटम है, सूर्य सरोवर जहां सूर्य ने साधना की, और उसके पीछे पश्चिमानी धाम है जहां 5 ऋषियों के तपोस्थल है। आगरा जहां शिव के ऐसे 4 मंदिर हैं जिनका पौराणिक संदर्भ मिलता है, और साथ साथ बीच में रावली महादेव इनका केंद्र। भारत लिए 1-2 दिन नहीं। हमारे पास अभी ऑलमोस्ट सभी लोग मौजूद हो चुके हैं, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले होता है और मैं इसके लिए स्वयं उपस्थित हूँ। चाहूँगी डॉक्टर सुरेंद्र मोहन सर का, जो कि डिप्टी सीएमओ है सीएमओ ऑफिस में, और मैं चाहूँगी सर कि आप 2 मिनट के लिए सभी के सामने आकर के तंबाकू और विश्व। तो हमें जानना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है, लोग छोड़ क्यों नहीं पाते हैं। तो हमें मतलब बेसिक से शुरू करना होगा कि जैसे हम तंबाकू लेते हैं, हम सिगरेट पिए या फिर बहुत आसानी से मिल जाता है। तो जैसे मैंने सबसे पहली बार सिगरेट पी होगी कभी, तो मेरा फ्रेंड होगा, हम सब भी महसूस कर रहे हैं। और आज उनका स्वागत करें। सभी लोग अपना राइट हैंड इस तरह से, थैंक यू सो मच। और बस 5 मिनट और लेंगे हम के लिए, सभी के लिए। अरुण डंग साहब का स्वागत करें। हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संचालक महोदय जी। मैं आपका पहले आभार इसलिए प्रकट करता हूं कि कार्यक्रम संयोजन से पूर्व यह चिंता रहती है कि कार्यक्रम का संचालन कौन करेगा। संचालन करने हेतु सभागार में अनेकों व्यक्तित्व तो यहाँ विराजमान है, किंतु उनमें बेटर कौन करेगा ये चयन भी करना होता है। तो चूंकि आप मान्यता प्राप्त है शहर में, तो मैंने कहा कि इधर नहीं जाना चाहिए। और मैं आभार प्रकट करूंगा हमारे इस शहर के अब तक आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया जी का, क्योंकि आपका विदाई समारोह की बात आई तो हमने कहा नहीं, विदाई समारोह नहीं करेंगे, हम सम्मान समारोह करेंगे। फिर दिमाग में ये बात आई कि भाई इसको कैसे इस रूप को बदला जाए कि लोग इसे विदाई समारोह का रूप ना दें, कोई एक इवेंट किया जाए। तो जैसा कि सर विदित है कि आपकी श्रीमती जी के द्वारा एक लिखित पुस्तक है और डॉक्टर श्री आदर्श नंदन जी के संयुक्त उसमें मैं आगरा हूँ। तो मैंने कहा सर इस पुस्तक का विमोचन तो रात्रि में हो चुका है, किंतु हम इसको डे में भी करना चाहते हैं, और वो भी डे में हुआ था। इस पुस्तक को मैंने पढ़ा
मुझे लगा कि मुझसे ज़्यादा आगरा के छात्र और छात्राओं को इस पुस्तक की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो उसको नमन, उसका अभिनंदन जिसने इस पुस्तक को लिखी, मैं आगरा हूं। मनीषा सिंह हमारे विभाग के संचालक आदरणीय भवेन जी भाई साहब, हमारे बड़े भाई साहब, मैंने आपसे आग्रह किया, इन्होंने कहा ऐसे पुनीत कार्य में अवश्य आऊंगा। आप आए, हम सबका सौभाग्य, मैं आपका अभिनंदन करता हूं सर। और साथ ही हमारे शहर के वरिष्ठ, अब यूं तो आप व्यवसायी हैं, पर अगर आप इतिहासकार कहें तो कहीं गुरेज नहीं होगी, हमारे आदरणीय बड़े भाई अरुण डंग साहब। घंटी में फोन उठता है और जो भी आपकी समस्या समाधान होता है, आप जहां बुलाएं, जब बुलाएं, ऐसे हमारे बड़े भाई वरिष्ठ समाजसेवी और अनेकों संस्थाओं के संरक्षक, अभिभावक, सदस्य, मैं गिना नहीं सकता हूं कितनी संस्थाओं के आप संरक्षक और अध्यक्ष और संस्थापक हैं, ऐसे बड़े भाई आदरणीय श्री पूरण डांगर जी और हमारे प्रिय मित्र मेरे भाई प्रशांत जैन जी के पिताश्री यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, आपने भी अपना बहुमूल्य समय दिया। एक और बात कहना नहीं भूलूंगा कि हमारे आगरा विकास प्राधिकरण की एक तारीफ जरूर करूंगा कि जब भी कोई रचनात्मक या साहित्यिक या सामाजिक गतिविधि की बात चलती है या होती है, तो ऐसे कार्यों में विकास प्राधिकरण सबसे आगे रहता है। इस कार्यक्रम को भी लेकर के, चूंकि आपके पास समय नहीं था, तो हमने इसको संयुक्त तत्वाधान बना दिया। उनको कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुई, हमारे साथ संयुक्त रूप से एक सम्मान समारोह के आयोजन और पुस्तक के विमोचन हेतु मैं उन आगरा विकास प्राधिकरण के समस्त अधिकारीगण और समस्त इंजीनियर, समस्त कर्मचारीगण और वे सभी, मैं नाम भी ले सकता हूँ, सतीश जी जिसमें अग्रणीय रहे, सतीश राजपूत जी, पूरन जी भाई साहब, प्रभात जी भाई साहब और भी बड़े भाई जिनका नाम मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा सहयोग स्वीकार किया। में बढ़ चढ़ भाग लेने वाले आदरणीय रंजीत सामा जी, जिन्होंने कई फिल्म भी, आप फिल्म निर्माता भी हैं, निर्देशक भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं सर। अब तो वो प्रोड्यूसर वाला स्तर आ चुका है। तो ऐसे महान विभूति हमारे साथ बैठे हैं, ये सभी, और हमारे मीडिया जगत से हमारे पवन सिंह जी भाई साहब, सूरज जी भाई साहब। पवन जी का संचालन भी बड़ा शानदार होता है, अच्छा होता है, ऐसे बड़े भाई पवन जी यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे पुष्पांजलि ग्रुप के प्रबंध निदेशक माइक जी अग्रवाल जी भाई साहब यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य हमारे बीच अजय शर्मा जी और अजय ब्रजेश शर्मा जी, दोनों बंधु भाई हमारे यहाँ हैं। उनका भी सहयोग, सुबह से इस कार्यक्रम को कैसे अच्छा किया जाए ऐसी चिंतन में आप थे और मेरा सहयोग किया। स्वदेश समाचार पत्र समूह के स्थानीय संपादक हमारे भाई मधुकर चतुर्वेदी जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे कहूँगा आगे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री अरविंद शर्मा जी बड़े भाई हमारे यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन। और विभाग, हमारे आरएसएस के विभाग के प्रचार प्रमुख बड़े भाई आदरणीय मनमोहन जी, आप यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। और विजय भाई, विजय शर्मा जी हमारे साथी और हमारे भाई, वे भी यहाँ उपस्थित हैं। और डीएन दुबे जी हमारे बीच हैं। आगरा विश्वविद्यालय के होटल एंड मैनेजमेंट शाखा के अपने डायरेक्टर
लवकुश मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित है। ये सभी लोग एक अल्प समय में, क्योंकि सर का तो अनिश्चित था, निश्चित नहीं था कि कार्यक्रम, सर आउट ऑफ स्टेशन थे आना, और बिना सर के तो कार्यक्रम कैसे हो पाता। पर सर ध्यान रखिए कि अगर आप नहीं भी आते ना सर, तो हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हम आपका चित्र रख करके और कार्यक्रम संपादित कर देते सर। हम लोग इतने भावुक लोग हैं कि जो काम करना है वो करना है, और जब ठान लिया तो उसे करेंगे, और ऐसा भाव सर है। और हमारे राजीव भाई साहब, राजीव वासन जी साहब उपस्थित हैं हमारे बीच में, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और हमारे आदर्श नंदन जी, चूंकि उनका फ्रैक्चर हुआ है, वो चलने फिरने में असमर्थ हैं, आ नहीं पाए, बट उन्होंने अपने दोनों लघु भ्राता को, शरद जी भाई साहब और बड़े भाई साहब को कहा कि आप लोग जरूर वहाँ जाइएगा, उपस्थित रहिएगा, और उन्होंने अपना संदेश भी भेजा जिसे वो अभी पढ़ करके सुनाएंगे। हमारे बीच में शहर की वरिष्ठ कवित्री और RVS कॉलेज की हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर आदरणीय श्रीमती ज्योत्सना शर्मा जी में बहुत दिनों से एक घिसा पिटा नैरेटिव, सांप्रदायिकता, ये वो, धर्मनिरपेक्षता का एक घिसा पिटा सब इसलिए कह रहा हूँ कि जो नहीं जानता वो भी फेसबुक व्हाट्सएप पे लगा रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे बगल में फर्रुखाबाद है। फर्रुखाबाद में कोई 1714 ईस्वी की बात है, आप देख लीजिएगा फैक्चुअली। एक मोहम्मद खान करके नौजवान था, उसे अपने कजिन का बदला लेना था, इसलिए उसने फर्रुखशाह के सेना में भर्ती होकर के अपने कजिन का मर्डर किया। फिर आकर के उसने यहाँ शासन स्थापित किया। तब ये पांचाल प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उसने मोहम्मदाबाद बसाया। ये खबर जब फर्रुखशाह को पता चली, वो नाराज हुआ। उसकी नाराजगी से बचने के लिए उसने 1714 ईस्वी में 54 गांव थे ठाकुरों के, जिनका बिसेन गोत्र था, उनको इकट्ठा किया और उसका नाम दे दिया फर्रुखाबाद। और उसके साथ ही साथ जब अंग्रेज आए, उन्होंने गजेटियर, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर लिखते थे, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, धीरे धीरे पॉपुलर हो गया। लेकिन वो याज्ञवल्क्य और गागी के संवाद का पवित्र स्थान भी है। वहां पे संगीसा बुद्धों का अंतरराष्ट्रीय स्थान है। जो अर्जुन ने चक्षुभेदन किया था वो भी वहीं पे है। अगर हम उसको पांचाल नगर के रूप में प्रचारित प्रसारित करें तो देखिए डोमेस्टिक टूरिज्म कितना बढ़ जाएगा, कितने वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। इन सब चीजों से हम अगर सोचे इस एंगल से, लेकिन उसके लिए हमें पूर्वाग्रह, ये जो दो शब्द है सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता, इनसे अलग हट करके स्वतंत्र चिंतन करने की जरूरत है। अगर सिर्फ एक लाइन कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। 2019 के कुंभ में लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था। एक चित्र छपा था, होर्डिंग के नीचे कुछ कूड़ा बीनने वाले बच्चे बैठे हुए थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत की बेइज्जती करी गई कि साहब एक तरफ इतनी गरीबी है, और ऊपर जो होर्डिंग थी उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की फोटो थी, और 4000 करोड़ रुपए उसको देने की बात थी कुंभ पे खर्च करने के लिए। कि साहब देखिए गरीबी है और गंगा स्नान पे 4000 करोड़ खर्च हो रहे हैं। लेकिन CII साहब, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट थी 1-1.5 महीने बाद, और उसे खुद टीवी पे डिबेट चलता था और सारे लोग उसी को क्रिटिसाइज में लगे हुए थे। लेकिन CII की रिपोर्ट थी कि 1,20,000 करोड़, फिर से मैं बता रहा हूं, 4000 करोड़ शासन ने खर्च किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन 1,20,000 करोड़ का रेवेन्यू महाकुंभ से जनरेट हुआ था और 70 लाख लोगों को रोजगार मिला था। तो जो लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे करते हैं कि साहब क्या इससे हमें रोजगार मिलेगा, इससे हमारी गरीबी दूर होगी, तो जी हाँ, सब कुछ दूर होगा। आप पहले उतना विजन तो रखिए। और जो लोग कहते हैं साहब नाम बदलने में क्या रखा है, नाम बदलने में बहुत कुछ रखा है। हम पढ़े लिखे होकर के इस तरह की बात करते हैं नाम बदलने की। हमारे पूर्वज ज्यादा समझदार थे, जो अपने बच्चों का नाम देवी देवताओं पे रखते थे, क्योंकि उन्हें मालूम है वृद्ध अवस्था में जब हम बच्चे को बुलाएंगे भी तो कहीं कहीं नारायण का नाम निकल आएगा, इसलिए अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखते थे। और यही चीज प्रयाग में है, जो इलाहाबाद का नाम प्रयाग हुआ पुनः,
उसके लिए, क्योंकि ये संस्कृत शब्द है, प्रयाग का मतलब प्रथम यज्ञ। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पे जो पहला यज्ञ किया था वो था प्रयाग। कनेक्टिविटी पुराणों में जो है प्रयाग में कुंभ होते हैं, इलाहाबाद में कुंभ नहीं होता। अगर प्रयाग आपको बचा रहेगा तभी कुंभ भी बचा रहेगा, तभी 1,20,000 करोड़ की रेवेन्यू भी जनरेट होती रहेगी, तभी 70 लाख लोगों को रोजगार भी मिलता रहेगा, इलाहाबाद से नहीं मिलेगा। आप सबने बुलाया और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगरा विकास प्राधिकरण को जो गति देने का जो प्रयास किया है, गति देने की जो कोशिश की है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में शहर के लिए, विकास प्राधिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगी। साथियों, हमने लगभग अब तक 36 वर्ष सेवा की है, बहुत से अधिकारियों के साथ काम किया, बहुत से अनुभव उनके साथ रहे, लेकिन गर्व के साथ अब हम किसी को भी अपना परिचय देने में ये कह सकते हैं कि हमने भी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया साहब के साथ काम किया। बहुत ही भद्र स्वभाव, आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में मीलों आगे, प्रशासनिक क्षेत्र में मीलों आगे, और जो सद्व्यवहार और जो प्रेम स्नेह अधीनस्थों के प्रति जो दर्शाया वो अतुलनीय है। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए एक बार पुनः उनको आने वाले भविष्य के लिए आप नए नए आयाम स्थापित करें और नए नए ऊंचाइयां छुएं, आध्यात्मिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में और अपने सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में। ऐसी हमारी शुभकामनाएं आगरा विकास प्राधिकरण की तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से आपको ज्ञापित है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी तरफ से बहुत बहुत सम्मान। जय हिंद, जय भारत। आगरा में ही हुआ है और किसी भी विकास प्राधिकरण में नहीं हो पाया है, और शायद यहाँ बैठे हुए लोगों ने YouTube के ऊपर उस फिल्म को देखा होगा, लेकिन उस फिल्म में मैंने, क्योंकि एक 40 फिल्में बना चुका हूँ, लेकिन जितना मुझे आनंद इस टाइप की फिल्म बनाने में आया और जितना कॉपरेशन एक IAS अफसर के साथ में मिलता है, वो मिला है, वो शायद मैंने ऐसा अनुभव कभी नहीं किया। इनसे पहले सर हमारे फरखाबाद में थे, तो वहाँ भी इन्होंने, मैं फरखाबाद हूँ, निर्माण किया था। ये जहाँ भी जाते हैं ये ऐसा महसूस करते हैं कि मुझे यहाँ से जाना नहीं है, पता नहीं कैसे यहाँ से आगरा से ये चले गए हैं। हम तो फिर चाहते हैं कि किसी भी पोस्ट के ऊपर जो आपके स्टेटस की हो वो आप आगरा आ जाए, तो आगरा वालों को ज़्यादा खुशी होगी। ज़्यादा समय ना लेता हुआ सभी सामने बैठे हुए मित्रों को और उनके धैर्य को प्रणाम। और मंच पर पहले मैं मंचासीन लोगों के सम्मान में कुछ कहूँ, उससे पहले मैं पैसिया साहब से एक बात कहना चाहूँगा, और मेरी बात से शायद सभी लोग सहमत होंगे। अशोक चतुर्वेदी जी, जिन्हें हम चौबे जी सब प्यार से कहते हैं, आवाज़ आ रही है मेरी? मज़ा नहीं आ रहा? नहीं, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का होना तो ठीक है। तो चौबे जी, जिनको हम चौबे जी कहते हैं उनको प्यार से, आज का कार्यक्रम जो पैसिया साहब है, इसकी अहमियत इसलिए नहीं है कि इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, मधुकर चतुर्वेदी जी आए हैं, मेरे भाई निरंकारी जी आए हैं, मतलब बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जो लोग विचारवान लोग हैं। हमारा भाई मयंक अग्रवाल आए हैं, आप लोग तो हैं। इस बात का महत्व इसलिए है जो मैं इतनी देर से सोच रहा था। देखिए, मैं थोड़ी अजीब सी बातें करूंगा, क्योंकि एक तो मेरा 5वां, मैं घर में भी 5वां हूँ, तो मेरे को टाइम भी कम मिला। बड़े भाइयों की कॉपी, किताबें, उनके उतरे हुए कपड़े, और पीछे खड़े हैं, पता नहीं कब कुर्ता खींच दें, ऐसा होता है राजनीति में। नहीं, आप कहिए, लेकिन इसलिए इस कार्यक्रम का महत्व है। मैं चौबे जी को दिल से आभार इसलिए भी देना चाहूँगा क्योंकि जिस धरती से वो आते हैं, पूर्वांचल से, वहीं से मैं भी हूँ। हम लोगों ने बहुत अभाव देखा है और यहाँ आके संघर्ष किया है, तब लोग हमें थोड़ा बहुत पहचान पाते हैं। देखिए, बहुत बहुत अच्छे अच्छे अवसर आए, लेकिन उनके स्वागत और उनके स्वागत में लोग बहुत कार्यक्रम करते हैं। उसके पीछे सीधी एक मंशा होती है। ड्राइवर साहब बैठे हैं, मेरी बात को समझेंगे।
एक ही मंशा होती है कि अधिकारी आए हैं, उसके पीछे एक चाटुकारिता का भाव होता है कि अधिकारी रहेंगे, हमारे 10 काम होंगे और हम उसमें आगे चलें। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि मैंने इनके मन में आपके प्रति लगाव देखा है। एक दिन मैं इनके चैम्बर में बैठा था, चौबे जी की बात कर रहा हूँ, तो अचानक बोले आइए चलल जाए, मतलब हमारी पूरब की भाषा में, आपको बहुत जोरदार आदमी से मिलवाएंगे। मैंने कहा अच्छा, ऐसे कौन? तो इससे पहले भी इन्होंने एक बार बात कही थी, तो एक हमारे IPS मित्र हैं, तो ज्योतिष में उनका बड़ा कमांड है, तो उन्होंने उनसे मिलवाया था। तो ये लेके मुझे गए आपके घर पे, लेकिन दुर्भाग्य था कि वहाँ दाढ़ी वाले सज्जन मिले। उन्होंने कहा अब तो शायद उनकी क्लास शुरू हो गई है, 8:30 बज गए हैं, तो मेरी मुलाकात तो नहीं हो पाई। अच्छा, मेरा दुर्भाग्य यही नहीं थमा, मैं अपनी सारी बातें, अच्छी बातें कहने से पहले ऐसी बात कह, चौबे जी में एक बार जब आपने जब ज्यादा तारीफ की, मुझे ऐसा लगता था कि मित्रों आप जो परंपरागत बातें तो बहुत सुनेंगे, मेरे को भी लगता था कि आगरा विकास प्राधिकरण का मतलब तो केवल ये हो गया कि साहब इसकी किस्तें बनवा दीजिए, मेरे मकान के पैसे जमा नहीं हो रहे, या ऐसा करिए कि साहब कहीं मेरे मकान कैंसिल हो गया, इसको री अलॉट करा दीजिए। ये मैं बहुत पुराने समय से रणवीर सिंह साहब के जमाने से देखता चला रहा हूँ। एक बार तो गुस्से में उन्होंने हमारा कैंसिल कर दिया था, मैं रामजीलाल सुमन को ले गया था, कैंसिल ही कर दिया था। तो यही सब होता था। लेकिन आगरा का विकास कैसे हो, ये सोच कहीं दिखती नहीं थी। वही पथकर वगैरह सब चलता रहता था, ढकी छुपी बातें सब समझते। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था, नौजवान था, तो मैं भी सोचा करता था, मन में आया कि जहां पर फतेहपुर सीकरी जहाँ तानसेन गाता था, क्यों ना किसी दिन वहां जगजीत सिंह को बुला के और गुलाम अली को बुलवा के उन दोनों को गवाया जाए। ये आपने जब अनूप जलोटा का कार्यक्रम ये उस दिन कर रहे थे, मैंने उनको बताया था, मुझे लगा यही तो है। फिर उसके बाद योग का कार्यक्रम कराया। इन संसाधनों को आगे लाना, वो चौपाटी का वर्णन अभी साहब लोग कर रहे थे, या और इस तरह के जो हम अखबारों से सुनते रहते हैं, या अभी डावर साहब कुछ बनाने जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आगरा के विकास से जुड़ी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे रिश्तेदार नातेदार भी कहते हैं कि आगरा में क्या है, बस ताजमहल देखो, चले आओ, उसी जिस गाड़ी से आते हैं वहां चले जाते हैं, जूता और पेठा लिया और चले जाते। खैर ये तो मेरी एक इशारे में बात थी। मंच पे जो लोग बैठे हैं मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। कुछ लोग, नरेश भाई साहब बैठे हैं और डंग साहब बैठे हैं, नहीं मैं थोड़ा सा वैसे ही तो नरेश भाई साहब बैठे हैं और डंग साहब बैठे हैं। दोनों के दरवाजे और हाथ, कभी भी आप सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए किसी के पास भी जाए, बड़ी दिक्कत है। लोग आपसे कुछ काम कराना चाहेंगे तो आपकी मदद करेंगे, लेकिन निर्विकार भाव से या आपका कोई लेना देना ना हो तो वो करते। न जाने ग्रैंड होटल में कितने कार्यक्रम हमने ऐसे ही देख लिया। वीर भाई ने पता नहीं कभी क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा, लेकिन क्या हुए, ऐसे ही नरेश भाई साहब का भी हाल। अब बात आती है साहब भवेन जी की। तो भवेन जी, मैं तो हमारे निरंकारी साहब दिख नहीं रहे मुझे, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, हाँ अभी देखियो आप फोन नहीं उठाते हो। भवेन जी ने जैसे कहते हैं ना कि वो कोई एक इतना बड़ा योद्धा होता है जिसमें 100 हाथियों का बल होता है, लेकिन वो प्रदर्शित नहीं करता। भवेन जी से मेरे को मिलने का 2-3 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। किसी भी विषय पे बात कर लो, न दिन है न रात है, कुछ नहीं, कितने बजे पहुंच जाइए, आ रहे, बिल्कुल वही साधारण चाय पीजिए और उस तरह का कार्यक्रम करना, लोगों में हिम्मत देना। हम जैसे फूके कारतूस जो मतलब हमें खुद नहीं पता हमारा जीवन किस लिए हुआ था, हम इतने सारे रोल में आ गए, हमें खुद नहीं पता, तो ऐसे लोगों में भी ऊर्जा भर देने का काम नहीं है। मैं अपनी बातों को संक्षिप्त कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है पीछे से कभी भी हाथ आ सकता। और डावर साहब की बात नहीं करूंगा तो साहब पूरी बात नहीं होगी। हाँ, अभी आप पे भी आ रहा हूँ, राम आंदोलन की शुरुआत। भवेन जी भाई साहब, मैं चाहूंगा आप इस बात को जरूर सुनिए, अच्छी तरह से सुनिए, क्योंकि कुछ लोग अगर उन जैसे लोग अगर बन जाएं, समाज में उनसे प्रेरणा पाते। मुझे नहीं मालूम, तरह तरह के लोग हैं जो डावर साहब के नाम पर तरह तरह की बातें भी करते हैं, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है कि जो डावर साहब के घर जाता है, आजकल आसानी से तो कोई किसी के यहाँ जाता नहीं,
और आसानी से कोई किसी से कुछ मांगता नहीं। लेकिन अगर डावर साहब से किसी ने कुछ मांगा तो आप यकीन कीजिए लाखों रुपए उठा के उसको दे देते हैं। और मजेदारी देने में नहीं है, उसके पैसे न लौटे तो कभी भी उसको ये एहसास दिलाने में नहीं है कि भाई मैंने तुझको पैसे दिए कब तक वापस। ये बहुत बड़ी बात है और ये वही व्यक्ति कर सकता है। पेंसिया साहब, मुझे नहीं मालूम कि आपको डावर साहब के बारे में कितना मालूम है, लेकिन इनका जीवन जो शुरू हुआ है वो बहुत ही मेहनत का जीवन है और बहुत उसूल वाला। बहुत सारी बातें हुई, मैं अगर इनके बारे में नहीं कहूँगा, भानु भाई के बारे में, आज जो हाथ से आपको कैमरे से देख रहे हैं, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी है। इस कैमरे से इनको आजकल पत्रकार, हमें भी डर लगता है पत्रकार किसी को बताने में, कहने में। हाँ, मुझे याद आया पेंसिया साहब, एक बार मैं उत्साहित होके गया कि जब मैं आपका इंटरव्यू ले आऊँ, मैं गया, अच्छी बुरी दोनों बात कह देनी चाहिए, तो मैंने पर्ची भेजी, मैंने केयर ऑफ आपका ही नाम लिखा था, लेकिन मुझे समय नहीं मिला। फिर मेरी माता जी का ध्यान हो गया, बाल बाल कट गए। लेकिन मैं लखनऊ आऊंगा, आपका इंटरव्यू जरूर लूंगा और एक दिन आपको ये दिखाऊंगा कि मैं क्यों काबिल हूँ आपसे वो बातें निकलवाने के लिए। क्योंकि IAS बनना भानु भाई आसान काम नहीं है। अगर असल में कोई राजा होता है, राजा वैसा नहीं जो घोड़े पे चल रहा हो, राजा वो जो जनता की सेवा करता हो, जिसके दिमाग में कुछ विजन हो, जिसके दिमाग में कुछ राजकाज करने की शक्ति हो, वो IAS लोग होते। न जाने कितनी रात, कितने सपने, कितने लोगों के परिवार के, समाज के पूरे करते हैं, तब जाके IAS बनता है। भगवान करे आप बहुत तरक्की करें, आगे जाए जैसे। और मैं तो चाहता हूँ और मैं कह भी रहा हूँ, भवेन जी आपके सामने बैठे, थोड़ा मेरी बात पे गौर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ये MG रोड पे एक जगह है, वो आपके लिए ही खाली है, हम चाहते हैं आप वहीं आए MG रोड पे। बाकी तो आप सब समझ रहे होंगे, मैं कोई नई बात कहता हूँ। इससे पहले चौबे जी धीरे धीरे मेरे से माइक लेने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। इन्होंने सबसे पहली शुरुआत ये कर दी कि वैसे तो यहाँ संचालन करने वाले कई लोग थे, लेकिन चयन करना पड़ता है कौन है कौन नहीं। तो सरीश भाई साहब तो जैसे अकबर हो गए वैसे हैं, अब हम लोग जहांगीर या इस तरह के लोग भी तो हैं। हमको ऐसे मत करिए, IPL के लड़कों को भी खिलाइए, तभी तो काम होगा। अब मान लीजिए हम विशंबर भाई साहब को, BD भाई साहब को जानते हैं, अब हम बैंक को नकार सकते नहीं नकार सकते, जिंदगी नहीं रह पाएंगे। अगर मैं सबकी बात कह रहा हूँ, बैंक की बात ना करूँ तो वो भी अच्छा है। कितने लोगों के लिए पर्ची लिख दी, फ्री इलाज हो जाता है, आयुष्मान तो अब चला है। खैर, मैं अपनी बात को ज्यादा बड़ी नहीं करता, लेकिन आपको बधाई केवल एक ही बात के लिए देना चाहूंगा। यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबकी विजन है, सबकी बड़ी बड़ी बात। आगरा विकास प्राधिकरण को, आगरा विकास प्राधिकरण का सही मायने में जिसने भी सोचा होगा, वो विजन आपने ही दिया है। क्योंकि हम पहले जयपुर हाउस में वो 50 मकान जो बने थे उनमें रह रहे हैं। जयपुर हाउस की हर नींव खोदती हुई में बिना सामा साहब जानते हैं, हर एक में खेला हूँ, विजय भी बैठा है, बेटा सब जानते हैं। हम उन खाइयों में, उन नींवों में खेले हैं, हमने नहीं देखा। हमने आगरा विकास प्राधिकरण के नाम पर गिरती हुई प्लास्टर, ये सारी चीज देखी। जो इस शहर को आगे बढ़ाने का काम किया है, जो विजन देने का काम किया, वो सिर्फ आपने किया है। मैंने बहुत अधिकारियां देखी। आपको, आपकी योग्यता को सलाम और पूरे आगरा धन्यवाद। नहीं बोल पाया इनको, उनकी बातें सब हमारे मन की बातें। फिर से आ जाऊं क्या? तब तो फिर दोबारा एक आयोजन करना पड़ेगा। श्री अजय, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वही देखा। आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित इस कार्यक्रम में माननीय श्री डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया जी, उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण, जिनका अभी स्थानांतरण हुआ है। मैं भी लगभग 9 माह से आगरा में पोस्टेड हूँ। मैंने, जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा, मैंने भी देखा कि सर ने आगरा के विकास के लिए और आगरा के कलाकारों को एक लगातार प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मंच प्रदान करने के लिए अपने मनोयोग से काम किया और
एक मिसाल कायम करी है अपने पदों के लिए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनके योगदान के लिए, आगरा के लिए उन्होंने जो किया। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, संक्षेप में ही मंचासीन सभी अतिथिगण को प्रणाम करता हूँ। सभी उपस्थित सज्जनों को नमस्कार करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में मैडम की बुक भी है, मैं आगरा हूँ, उसका लोकार्पण हो रहा है। मैं मैडम को भी इस मन से अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ तथा इसमें श्री आदर्श नंदन गुप्ता जी सहित जिन लोगों ने भी सहयोग किया है। आज इस कार्यक्रम पर उपस्थित परमादरणीय डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया साहब और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री भवेंद्र जी भाई साहब और आदरणीय पूरन नवर जी, और मैं ज़्यादा लोगों को पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तब भी 25% लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। एडीएम साहब और मंचासीन उपस्थित मधुकर जी और अशोक चौबे जी, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं भारी संख्या में। और निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हम लोग थोड़े से विलम्ब से आ पाए। भाई साहब को उद्गार में सुना था, बहुत ही अच्छे सारगर्भित ढंग से आप अपने प्रस्तुति दे रहे थे, तो हो सकता है हम लोग कनेक्ट न कर पा रहे हों क्योंकि बाद में है। फिर भी ये बहुत ही विशेष अवसर है, क्योंकि इस प्रकार के डायनेमिक अवसर कम आते हैं, संख्या बहुत कम है। आते तो हैं लोग, लेकिन अपनी पहचान छोड़ने में, छाप छोड़ने में कामयाब कम लोग होते हैं। उसमें से एक हमारे डॉक्टर पेंसिया साहब, जिन्होंने पहचान छोड़ी है और इस शहर के लिए एक समग्र विकास की जो परिकल्पना हम लोग करते हैं, क्योंकि साहित्यिक अभिरुचि के भी व्यक्ति हैं और मैं जितना भी जानता हूँ अच्छी प्रशासनिक क्षमता, एक विजन और एक पैशन है काम करने का। और आज के इस आयोजन पर एक पुस्तक का विमोचन भी हो रहा है, जैसा आदरणीय चौबे जी ने बताया था, तो बहुत खूबसूरत। इस पल पर आपकी कर्तव्य का स्वाद मिलता रहे, हमें लगेगा कि आज तक इस आनंद में हमारे साथ एक अनमोल कृति जिसमें जितना कुछ आप जानते हैं आगरा के बारे में, उससे इतर बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। बहुत बहुत बौद्धिक और जीवंत उद्बोधन हुए। इस पोडियम पर खड़े होना भी सहज नहीं हो पा रहा है। आज का एक विशेष कार्यक्रम दो भागों में, एक में आगरा हूँ नामक पुस्तक का विमोचन और एक डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया का सम्मान समारोह, या मैं कहूँगा कि थोड़ा सा संशोधन जाने कृतज्ञता समारोह, आभार समारोह। हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं और ऐसे मंच को सुशोभित कर रहे हैं आगरा के विभाग संघचालक आदरणीय भावेंद्र जी और आगरा की साहित्यिक धरोहर को आगे लेकर के चल रहे भाई अरुण दल जी, मेरे छोटे भाई, या मेरे हमेशा एक भाई के रूप में मुझे सम्मान दिया है और देखा है, ऐसे नरेश जैन जी, और आज इस कार्यक्रम के सूत्रधार अशोक चौबे जी, और बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं सुशील सरित भाई। और इस हॉल में इस पुस्तक में जो अभी मैं कल भी थोड़ा सा देखने को मिला था, आगरा की
कि प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल, आगरा के उद्भव से लेकर उद्गम तक, प्राचीन काल से मध्यकाल और आज तक की जो विरासत है, हमारी साहित्यिक विरासत, हमारी ऐतिहासिक विरासत और हमारी आध्यात्मिक विरासत, सबको एक सूत्र में इस पुस्तक के माध्यम से पिरोया है। मुझे लगता है कि आगरा के लिए यह पुस्तक बहुत बड़ी धरोहर और उषा जी के लिए और आप दोनों के लिए एक यादगार के लिए हमेशा एक हमारी लाइब्रेरी में रहेगी, आगरा के जैन में सदैव रहेगी। मैं आदर्श नंदन जी को, मैं पूरे परिवार, डॉक्टर रोशन लाल प्रणेश जी और उनके आदर्श नंदन जी और उनके दोनों भाई सर, आज कार्यक्रम के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इसके उपलक्ष्य में ये डेंटी का शेर और है कि आज नया साल है, आज पहली तारीख, जनवरी का महीना है, आज पहली तारीख। दिसंबर में पूछेंगे क्या हाल है, अधिकारी आते हैं, अधिकारी जाते हैं। मेरे ख्याल से 1.25 साल का समय कोई समय नहीं होता कि शहर को समझने में उतना समय लग जाता है। आपने सब कुछ देने का इस काल में जो प्रयास किया है, पूरा शहर इसके लिए कृतज्ञ है। मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और विशेष तौर से अशोक जी के लिए जिन्होंने आज एक शॉर्ट अल्प समय में इस कार्यक्रम को आयोजित किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत ब्रीफ है। 50 साल के मेरे अनुभव में आप पहले अधिकारी हैं जिन्होंने 2-3 पुस्तकें हमें छापने का अवसर दिया है। अदरवाइज इससे पहले कोई भी अधिकारी ऐसे हमारे पास नहीं आए जिन्हें इतना पुस्तकों का शौक था। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा काम किया है शहर के लिए, हमेशा याद रहेंगे आप। और आगे आप जहाँ भी रहें तरक्की करें, आगे कहीं भी और कोई पुस्तक छपवानी हो हम मौजूद हैं। धन्यवाद। मंच पर रोशनी बिखेरते हुए श्रद्धेय भुवन जी, राजेंद्र पूरन भाई, नरेश भाई, रंजना देवी शर्मा तथा उपस्थित बंधुओं, मैं आगरा हूँ, यानी मैं कई तपस्वियों की तप हूँ। मैं आगरा हूँ, यानी कई वंश और कई शासकों का मनपसंद स्थल। मैं आगरा हूँ, यानी मैं साहित्य हूँ। मैं आगरा हूँ, यानी कि मैं संस्कृति हूँ। मैं आगरा हूँ, यानी कि मैं ब्रज का एक हिस्सा हूँ। मैं आगरा हूँ, यानी एक सुर हूँ। मैं आगरा हूँ, यानी कि एक लय हूँ। मैं आगरा हूँ, मुझे चंद पृष्ठों में समेट लेना इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी जो समेटने का प्रयत्न करता है, मैं उसको नमन करता हूँ। आगरा को कोशिश की आपने कुछ अलग नजर से देखने की। ऐसे ही कुछ कोशिश 90 का एक दशक था जिसमें इस चिंता से आगरे की एक संस्था टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा ने की थी। चिंता ये थी कि आगरा में कभी टूरिस्ट पर्यटकों का जो निवास हुआ करता था, उनका ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो होता था वो 3 दिन का होता था, घट के अब 2 दिन रह गया। और कुछ प्रोजेक्शन ऐसा किया राजस्थान ने उस समय कि भारत जो है, यहाँ यूँ कहूँ कि हिंदुस्तान जो है वो राजस्थान है। अगर भारत को देखना है, राजवाड़े देखने हैं, हवेलियाँ देखनी है, संगीत सुनना है, लोकगीत देखने हैं, लोक संगीत देखने हैं,
तो भारत में कुछ मत देखिएगा, केवल मात्र राजस्थान देख लीजिएगा तो आपको अनुभूति हो जाएगी पूरे भारत की। ये एक प्रोजेक्शन था। और ताजमहल के ऊपर भी कितने इंडियन एयरलाइंस ने कितने तरह के प्रकाशन कर दिए थे। उसमें ये था। और वरिष्ठ कवित्री के रूप में भैया मुझे बार बार कह रहे हैं शुभ भाई, तो ऐसा नहीं है। और आदरणीय राजेंद्र जी, पहली बार आपसे मिल रही हूँ और जितना आपके बारे में सुना बहुत अच्छा लगा। एक इतना बड़ा अधिकारी एक मानवीय धरातल पर, एक साहित्यिक धरातल पर भी इतनी सफलता प्राप्त करे कि सब लोग उसको जाते समय भी इतना प्यार कर रहे हैं, इतना याद कर रहे हैं। मैं और इस पुस्तक के लिए भी मैं बहुत बहुत आपको वो देती हूँ, शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। और क्योंकि यहाँ गीत के लिए कहा है, गजल, एक छोटी सी गजल है मेरी, सुनिएगा। अपनी अपनी परिभाषाएं, मैंने जिस रूप में जिंदगी को देखा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको आप लोगों के सामने रखें। सुनिए। बेसबब बेअदब बेमज़ा जिंदगी, बेसबब बेअदब बेमज़ा जिंदगी, हादसों से घिरी हादसा जिंदगी, बेसबब बेअदब बेमज़ा जिंदगी, आईने में दिखे हम शक्ल जिंदगी, कांच टूटा तो बिखरी हुई जिंदगी, बेसबब बेअदब बेमज़ा जिंदगी, रस्म जीने की हर एक अदा जिंदगी, रस्म तोड़ी तो फिर एक सजा जिंदगी, बेसबब बेअदब बेमज़ा जिंदगी, उम्र भर पेशियां है सजा जिंदगी, तोड़ दी और हदें बेहया जिंदगी, बेसबब बेअदब बेमज़ा जिंदगी, यूं मुकद्दर से बंधती रही जिंदगी, जो सिकंदर रहा तो मज़ा जिंदगी, बेसबब बेअदब बेमज़ा जिंदगी। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भवेंद्र जी भाई साहब, भवेंद्र जी से आरंभिक परिचय बड़ा संक्षिप्त हुआ था, किंतु नियमित रूप से आपसे वार्ता होती है। कभी कभी एक दिन में 4 बार भी हो जाती थी। जब कोई सील का या अन्य कोई प्रकरण आता तो त्वरित गति से कहते थे कि भाई इसमें थोड़ा सा एक बार पूछ लो क्या करना है या कैसे करना है, किसी भी तरह करना है। दूसरी बात, भवेंद्र जी की जो सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे मिली, ये बहुत ही अच्छे मृदुभाषी, विनीत भाषी, एक संघ में और प्रशासन के अंदर एक लाइजनिंग ऑफिसर के रूप में है। आपकी ये विशेषता थी कि आपका काम होता था तो भी प्रसन्न, नहीं होते थे तो भी प्रसन्न। और सबसे बड़ी बात है, हम प्रयास करते हैं कि जो भी व्यक्ति हमारे पास आए उसकी 100% समस्याओं का समाधान करें, किंतु प्रशासन की अपनी व्यवस्थाएं होती है, परिधि होती है, सीमा होती है कि 80-90% तो हो जाता है, 10-20% नहीं हो पाता है। लेकिन आप जिस सहर्षता के साथ उसे स्वीकार करते थे उसको नमन। अरुण जी यहाँ के साहित्य, संस्कृति, कला के आश्रयदाता, संरक्षक, जिस तरह से प्राचीन काल में कहा जाता था कि राजा राजाश्रय उपलब्ध कराते हैं, स्थान उपलब्ध कराते हैं और आवश्यक होने पर धन इत्यादि उपलब्ध कराते हैं,
तो आज मैं इनको कह रहा था कि आज वेन्यू चेंज हो क्योंकि अरुण गंग जी का अपना वेन्यू होता है। जो भी कार्यक्रम किसी को करना है, कुछ नहीं करना, बस आपको फोन कर दे, वहां कार्यक्रम हो जाएगा। पूरन डावर जी जब पहली बार मुझे मिले तो मुझे कहा कि मैंने आप क्या करते हैं, तो कहा कि मैं जूते काटता हूँ। ये भाव बताता है कि किस तरह से आपने जमीनी सच्चाई से लेकर के आकाश की ऊंचाई को देखा है और व्यापार के साथ समाज सेवा कैसे होती है वो आपने दिखाया। और इनके बारे में मैं 7 वर्ष की सेवा हो गई यहाँ पर और 5 वर्ष की राजस्थान में, कुल 12 वर्ष से प्रशासनिक सेवा में हूँ। मैंने बहुत सारे जो समाज सेवा करने वाले जन थे उनके माध्यम से अनेक काम करवाए, चाहे सवाई माधोपुर में रहा, हनुमानगढ़ में रहा, निवाई में रहा, टोडा रायसिंह में रहा, जयपुर में रहा पोस्टेड, उसके बाद में मिर्जापुर में रहा, मथुरा में रहा, फर्रुखाबाद में और अब आगरा में। लेकिन जो निस्वार्थ भाव आप में था, हालांकि इससे अन्यों की उपेक्षा नहीं हो जाती, लेकिन इससे आपके भाव की मैं सिद्धि अवश्य करना चाहूंगा कि आपको जो भी काम कहते हैं आप उसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ, कोई लालच, किसी प्रकार का कोई भी अपना स्वार्थ नहीं देखते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी विशेषता है। जीजीआईसी का काम चल रहा है। जब हमने इनिशियल बजट बनाया तो 1.5 करोड़ का बजट बना। मेरी प्रभात कुमार सर से नियमित रूप से बात होती रहती है, तो हमने कहा कि यार इतना काम तो हो ही नहीं पाएगा, 1.5 करोड़ रुपए बहुत होता है। फिर मैं आपसे मिला, राकेश गर्ग जी से मिला, खन्ना जी से मिला, अस्थाना जी से मिला। जब इन 4 लोगों से मिला उसके बाद मुझे लगा कि यार ये तो बजट कम है, ज्यादा भी कर सकते थे। और आज आप यदि जाके जीजीआईसी में देखेंगे तो जीजीआईसी में यदि बिफोर और आफ्टर देखना हो तो अभी तो देख पाएंगे, लेकिन आज से 4 या 5 महीने के बाद केवल आफ्टर ही दिखेगा, बिफोर केवल फोटो में रह जाएगा। इतने सुंदर कक्ष, इतना बढ़िया हॉल, बाहर पूरी तरह से रिनोवेट हो रहा है। यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यदि किसी स्कूल का नंबर 1 होगा तो डीपीएस के बाद में, या जो भी बड़े स्कूल हैं, गोयनका है, या जो भी आप अच्छे स्कूल मानते हैं, हमारे श्री राम सेंटिनेंटल स्कूल है, तो यदि उसके बाद में यदि किसी का होगा तो वो सरकारी विद्यालय जीजीआईसी का होगा। और मैंने उसके लगभग 40 भ्रमण कर लिए होंगे उस विद्यालय के लिए। तो मैं शिक्षा से बड़ा प्रेम रखता हूं, तो साथ साथ जाता रहता हूं। और लगभग 20-25% भ्रमण में पूरन डावर जी साथ रहे, राकेश गर्ग जी भी साथ रहे। तो आप लोग जो पूरी टीम है यहाँ समाज सेवा के लोगों की, वो बहुत ही अद्भुत है। नीरज जी, नरेश जी, सॉरी नाम तो जो ओसवाल पब्लिकेशन है, 3 पब्लिकेशन प्रसिद्ध हैं। एक तो उपकार, जो कि प्रत्येक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के अंदर कार्य करने वाला, तैयारी करने वाला व्यक्ति जानता है। तो हम दर्पण से तब से परिचय है दर्पण के साथ हमारा, जब हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ककहरा भी नहीं आता था। तो पहली बार जब इंटरव्यू पढ़ा था तब हमें पता लगा कि भाई ये आरएएस होता है, आईएएस होता है, ऐसे एग्जाम होते हैं। उससे पहले हमें पता भी नहीं था। इसी तरह से दूसरे रतन प्रकाशन बड़ा नाम है। इसी तरह से ओसवाल, यदि हम स्कूल एजुकेशन में देखें, बहुत बड़ा नाम। लेकिन समाज सेवा के क्षेत्र में भी उतना ही अग्रणी जितना शिक्षा के क्षेत्र में। जब हम मिले तो मैंने कहा यार हमने तो बहुत लोगों से काम करवा लिया, किसे कहें। तो मैंने हमारे टाउन प्लानर साहब से कहा, मैंने कहा आप बताइए किसको कहना चाहिए। तो कहते ओसवाल के नरेश जी को बोल दो, वो तुरंत कर देंगे। तो जब अनूप जलोटा जी का कार्यक्रम था तो उनका बजट बहुत हाई था। मैंने कहा आप थोड़ा सा लो करिए, ये हमारे ये तो ऊपर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन हम ही चाह रहे थे कि थोड़ा कम हो जाए तो इन पर थोड़ा भार कम पड़े, ताकि अन्य कार्यों में अपना धन लगाए। तो आपने अनूप जलोटा का कार्यक्रम फतेहपुर सीकरी में भजन संध्या, इतना अद्भुत आयोजन करवाया। उसके बाद में जब पुस्तकों के प्रकाशन और एडिटिंग की बात आई तो मैंने कहा हमें पब्लिकेशन कराना है, पर एडिटर अच्छा चाहिए। ठीक है साहब, हमारे पास एडिटर खूब अच्छे हैं। उनके प्रशांत जी आए,
और पीछे हमारे राजेश उपाध्याय जी बहुत तंग किया मैंने, एक बार भी फोन नहीं उठता, मैंने कहा जल्दी फोन उठाया करो, मेरे को टाइम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छी एडिटिंग डिजाइनिंग सब किया। एक छोटी सी डिजाइनिंग मैं इस बुक की बताना चाहूंगा। ये कवर पेज के ऊपर पहले कोई और निशान था, मैंने कहा इसको चेंज करके स्वास्तिक बना दीजिए। बहुत छोटी सी चीज लगेगी, तो इसी तरह से प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर आपको स्वास्तिक लिखेगा। किसी भी शुभ कार्य के आरंभ का प्रतीक हमारे यहाँ स्वास्तिक होता है। तो हमने ये प्रयास किया कि छोटी से छोटी बात पे ध्यान दिया जाए। पहले कोई एक विचित्र तरह का निशान था जिसका कोई अर्थ नहीं था, तो हमने उसको सार्थकता प्रदान करने का प्रयास किया। झांसी की रानी रंजना बंसल जी, पहली बार मिला तो मैंने इनको झांसी की रानी, क्योंकि संयोग से इनका परिचय मुझे किसी ने दे दिया था पहले कि आपसे ये मिलने आएंगे और इनका ये परिचय है। जब इन्होंने बताया तो मैंने कहा नहीं, मुझे पूरा परिचय दो। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से इनके जो भाई हैं उनका सड़क पर दुखद अंत हुआ, देवलोक गमन हुआ, उसके बाद किस तरह से परिवार को संभाला, अपना त्याग करके पूरे परिवार को संभालने का एक, मेरे ख्याल से ऐसा उदाहरण आगरा में तो दूसरा नहीं मिलेगा। और केवल संभाला ही नहीं, उस ऊंचाई पे पहुंचाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और वो ऊंचाई आज भी जारी है। आप गणेश जी की पेंटिंग इतनी सुंदर बनाती है कि इन्होंने कहा मेरे पास बहुत पेंटिंग है, तो मैं विवश हो गया। मैंने कहा मेरे को वो पेंटिंग देखनी है, क्योंकि मुझे बहुत शौक है पेंटिंग देखने का, क्योंकि मेरी बेटी पेंटिंग करती है। तो मेरी बेटी भी गई, बच्चे भी गए, मैंने कहा आप देख के आओ, और आपको भी जब कभी भी अवसर मिले इनकी पेंटिंग्स देखना, अद्भुत कलेक्शन है आपको। एमजी रोड पे जाएंगे तो एक बोर्ड छोटा सा लगा मिलेगा, क्या हड्डियों का अस्पताल है ना। तो यदि ऑर्थो के प्रतिनिधि के रूप में वर्तमान में वरिष्ठतम डॉक्टर्स के अंदर एक हैं तो हमारे डॉक्टर डीवी शर्मा जी हैं। आप भी सामाजिक कार्य में बहुत ही रुचि रखते हैं, बिल्कुल परिवार की तरह संबंध रहा हमारा इनके साथ। जब भी कोई विकट परिस्थिति आती तो एक तो मैं इनको बोल दो, एक डॉक्टर साहब को बोल दो, तो यदि किसी के पास धन नहीं है, कुछ और नहीं है, तो तुरंत इलाज हो जाएगा, जांच हो जाएगी और पैसे भी नहीं लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे पवन जी ने बताया। हमारे सचिव साहब, आप भी जा रहे हैं, आपको भी शुभकामनाएं। आपका भी स्थानांतरण हमारे साथ ही हुआ एक ही दिन। हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब सुशीला अग्रवाल जी, बहुत ही अच्छी ऑफिसर और बहुत मन से काम करना, रात को 10 बजे 11 बजे तक भी काम करना। प्रशासन में एक बड़ी विकट परिस्थिति होती है कि समय का कुछ नहीं भरोसा। मेरे ख्याल से कई बार हमने 11-12 बजे इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको लेटर भेजो, तो ये भी स्थिति कभी कभी आती है हमारे यहाँ, 11-12-1 बजे तक भी स्थिति आती है। और कई बार सुबह 6 बजे मैंने फोन क्यों नहीं उठा, जाओ उठाओ, एक बार जल्दी आ जाते सुबह। तो आप मानेंगे नहीं, सुबह 4-5 बजे से लेकर के रात को 12-1 बजे तक भी बहुत बार व्यस्तताएं होती है। राजीव वासन साहब, आप यहाँ की बहुत बड़ी हस्ती है, और सबसे बड़ी बात, आप इनसे बात कर लीजिए, आपको एक पंक्ति के अंदर सभी प्रशासनिक अधिकारियों के नाम, कहां पोस्ट है, सब कुछ बता देंगे। तो इस चीज के अंदर एनसाइक्लोपीडिया है। बहुत कम भेंट हुई, एक कुछ दिन पूर्व भेंट हुई, तो मैंने इनको कह दिया था कि जो भी आप कह रहे हैं उसको मानेंगे, अक्षरशः स्वीकार करेंगे। हमारे चीफ साहब, आप केवल चीफ इंजीनियर के साथ साथ बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं। आपको बता दूं, IITN हैं चीफ साहब हमारे। सरकारी इंजीनियर्स में बड़े कम लोग हैं जो इतनी अच्छी शैक्षिक योग्यता के साथ आते हैं, तो आप उन्हीं योग्यता को धारण करते हैं। आदर्श नंदन गुप्ता जी के दोनों भ्राता, आदर्श जी दुर्घटनाग्रस्त हो गए, इसलिए हमारे साथ नहीं है आज, वो आराम कर रहे हैं अभी। लेकिन जब पहली बार वो मिले तो कहते हैं मिलना चाहते हैं। मैंने कहा आप कौन है बताइए, परिचय दीजिए। कि लेखक है। मैंने कहा अभी आ जाइए शाम को। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम साहित्य को, संस्कृति को, कलाओं को, संगीत को संरक्षण नहीं देंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और प्राचीन काल से आज तक ये परंपरा रही है कि जो भी वरदहस्त है
वो चाहे आर्थिक क्षेत्र का वृहद हस्त हो, सामाजिक क्षेत्र का हो, सांस्कृतिक हो, प्रशासनिक क्षेत्र का हो, सरकारी क्षेत्र का हो, वो वृहद हस्त रखा जाए तो ये जो साहित्य है, संस्कृति है, कला है, ये पुष्पित, पल्लवित और एक नई ऊंचाई तक जाती है। तो जब मैंने इनको कहा मैं एक पुस्तिका छापना चाहता हूँ, मैं आगरा हूँ, तो कैसी छापना चाहते हैं? मैंने कहा यदि मैं लिखता तो मैं कहानी के रूप में लिखता, लेकिन मेरे पास समय नहीं मिल पाता आजकल, क्योंकि मेरे पास डबल चार्ज हो गया था, RFC का भी और इसका भी, तो काम बहुत रहता था। तो मैंने इनको कहा कि मैं एक तथ्यात्मक रूप से छापना चाहता हूँ, क्योंकि डंग साहब ने कार्यक्रम शुरू किया था 90 के दशक में। इन्होंने बताया कि आगरा बियॉन्ड ताज, तो मैं बियॉन्ड ताज के ऊपर छापना चाहता हूँ कि उसके अतिरिक्त आगरा में क्या क्या है। तब फिर कुछ चीजें मैंने बताई, तो ये कुछ चीज लेके आए कि मेरे पास ये चीजें हैं। मैंने कहा नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। जब मैंने इनको बताया कि ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे पता नहीं था, यानी कम से कम मैंने 15 से 20 चीजें ऐसी बताई जो आदर्श नंदन जी ने कहा ये मुझे नहीं पता था। उसमें एक मक्खन चाय भी थी। जब मैं आगरा में पहली बार पोस्टेड हुआ तो मेरी दीदी डॉक्टर सुनीता, वो 79 बैच की KGMC से हैं, तो दीदी हमारी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। राजेंद्र तू मेरे को मक्खन चाय पिलाएगा तो ही मैं आगरा आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। मैंने कहा दीदी कौन सी, मुझे तो पता ही, ये मेरा दूसरा दिन है पोस्टिंग का। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं चाय पीता नहीं कभी, लेकिन मैं देखने गया मैंने चाय बनती कैसे है। तब मैंने उनकी रेसिपी जाके देखी। फिर मैंने ये जरूर किया कि यदि मक्खन चाय वाला आना चाहेगा तो कभी हम उसको एक अच्छा प्रॉपर बढ़िया स्थान देंगे। लेकिन होता क्या है, जो पुराने लोग होते हैं वो अपनी जड़ों से, जमीन से, स्थान से बंधे होते हैं। उनको बड़ा प्रयास किया लेकिन वो आए नहीं चौपाट। उसकी रेसिपी हम ले देंगे। हाँ, तो इस तरह से आदर्श नंदन जी से जुड़े। अभी एक और कार्य किया था मैंने कहा कुरुक्षेत्र के ऊपर हमारा कुछ लिखा हुआ था मैटर, मैंने कहा उसको थोड़ा वो कर दीजिए, एडिटिंग कर दीजिए अच्छे से। तो उसके ऊपर हम काम चल रहा है हमारा, तो भविष्य में करेंगे। ज्योत्सना बहन जी है ना, ठीक, मैं नाम देख रहा था, ढूंढ रहा था। यहाँ की प्रसिद्ध कवित्री ज्योत्सना बहन जी। हालांकि मैं लगभग सभी कवियों से मिल चुका हूँ, पता नहीं ये संयोग था, वियोग था, दुर्योग था, क्या था, आपसे नहीं भेंट कर पाया। लेकिन आज आपसे बहन जी भेंट हुई, बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुंदर गाती हैं। और जो गीत कवि के रूप में है, तो मुझे क्या मुझे लगता है आपकी गीत कवि के रूप में प्रसिद्धि होगी, जिस तरह से आप गा रही हैं। आपसे तो बता ही दिया कि सब डरते हैं, पता नहीं कब कहाँ घूम जाए। साथ में पवन जी, प्रशासन की यही विवशता है। प्रशासन में व्यक्ति ना 100% संतुष्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन एक भी चूका ना वो मौका नहीं छोड़ता कि ये अधिकारी सही नहीं है। हालांकि आपने ऐसा नहीं बोला, लेकिन उलाहना दिए बिना वो नहीं रहेगा। संयोग हुआ होगा, आप 9 बजे आए होंगे तो मैं नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं गीता कक्षा लेता हूँ, मैं कृष्ण भक्त हूँ। तो मैं शाम को 9 से 9:40 बड़ा व्यस्त रहता हूँ। हालांकि मैं 1-2 दिन छुट्टी भी करनी पड़ती है हमारा प्रशासन में, लेकिन 4-5 दिन मेरा हो जाता है। तो हो सकता है वो संयोग रहा हो। और अशोक चौबे जी के नाम के बाद यदि नहीं बुलाया तो पक्का मैंने पर्ची देखी नहीं होगी वो, क्योंकि हमारे यहाँ कई बार इतनी बड़ी त्रुटि करते हैं, वो जब वो लेके आते हैं कि कौन आए हुए हैं, तो ऐसे फंसा देते हैं कई बार। और ऐसे 2-3 बार हुआ, नहीं तो सही मैं शायद मेरे से जो मिलने आया होगा, हो नहीं सकता कि वो मैं उनसे मिला नहीं हूँ, उनको मैंने जल नहीं पिलाया हो, टॉफी नहीं खिलाई और कॉफी नहीं पिलाई, ये असंभव है। लेकिन क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे मिल नहीं पाया। लखनऊ में भेंट करेंगे, और आज तो भेंट हो ही नहीं है। और आपको मैं मेरा व्यक्तिगत नंबर भी दूंगा, मैं आपको, ताकि आपकी जो भी उलाना है उसको। एक चीज रह गई थी वो बता दूंगा। आपने एक सेल्फी पॉइंट बहुत अच्छा विकसित किया, जो आपसे मिलने के लिए बैठे हैं, अशोक की लाट रखी हुई है। मैंने 2-3 फोटो और फेसबुक पे रखा है, बड़े लाइक आते हैं। वो मुझे एक्चुअली वो जो बड़ी अच्छी विजन है, वो जो अशोक की लाट थी, वो मैं जब फर्रुखाबाद आया था तो मुझे विदाई समारोह में मिला था। अब हमारे घर पे पड़ा था, मैंने कहा यार घर पे क्या काम का है, तो कहते हैं कि मैंने कहा ऑफिस में रखा हो, इसको परमानेंट ऑफिस में पड़ा रहेगा ताकि वो सुंदर लगेगा।
तो उस समय मेरे को विदाई समारोह मिला तो मैंने परमानेंटली यहाँ रखवा दिया ताकि वो बहुत सुंदर दिखे। तो फरुखाबाद की याद दिलाता है वो। एडीएम साहब बहुत ही सरल, यानी जिनके साथ काम करना बड़ा इजी होता है। तो आपको कुछ भी होता है तो हमारा तो शासन प्रशासन में दिन प्रतिदिन का काम पड़ता है, तो मैं तुरंत कह देता हूँ। तो आप चीज़ों को जिस तरह से एग्जीक्यूट करते, फॉलो करते, तो आपका भी कार्य अत्यंत प्रशंसनीय है। मनमोहन जी आपका, मनमोहन निरंकारी जी आप हैं, आप पंकज, हाँ पंकज जी। तो पंकज जी मेरे पास आए, हम मिले भी। आप भी अपना कार्य बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं अपने क्षेत्र के अंदर। तो हम बड़े आयु के अंदर छोटे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो भी वरिष्ठ मार्गदर्शन देते रहें और जो भी सुझाव हो वो भी देते रहने चाहिए। तो आपका इसमें अतुलनीय योगदान है। इसके साथ साथ यहाँ बैठे हुए हमारे सामा जी और सूरज तिवारी जी, आपने मैं एडीए हूँ मूवी बनाई और एडीए ने ठाना है ये गाना तैयार किया। मैं जब तक रहा मैं कभी मेरे किसी को नहीं कहता कि भैया मेरा यूट्यूब के ऊपर कोई चैनल है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि प्रचार कर रहे हैं। मेरे को बड़ा डर लगता है इस बात से, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी पर किस बात का किस रूप में आरोप लग जाए पता भी नहीं रहता है और लोग किस रूप में ले लें। लेकिन आज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि विविध भारत डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के नाम से मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैंने कई काम की चीज डाली आगरा की, लेकिन उसमें 4 महत्वपूर्ण है जो आपके काम आ सकती है। विविध भारत के नाम से कई हैं, लेकिन मैंने विविध भारत डॉक्टर राजेंद्र सर्च करेंगे तब आएगा। एक जो आगरा का गीत, ए सॉन्ग ऑन आगरा, इस टाइटल से है कि आगरा में सांस लेता पूरा हिंदुस्तान है। तो आगरा एक ऐसी मेल्टिंग कल्चर है, गलन संस्कृति है, जहां पर प्रत्येक संस्कृति को इसने शरण दी और उसको अपने आप में समाया। ये अद्भुत है आगरा में, तो इसी पर लिखी थी। और दूसरा उसमें बियॉन्ड ताज का भी पूरा पुट है, क्योंकि आगरा केवल ताज नहीं है, आगरा शिव भगवान की स्थली है, आगरा ब्रज का अभिन्न अंग है, आगरा अंगिरा है और आगरा अग्रवंदी है। तो उन सभी को समाहित करते हुए उन्होंने वो गीत रचा। इसके साथ साथ मैं एडीए हूँ कि एडीए में काम क्या क्या होता है। तो कुछ लोगों ने बताया साहब हमें तो पता ही नहीं, हमें तो इतना ही पता था एडीए 3 काम करता है। एक, मकान आवंटित कर देता है, दूसरा कॉलोनी के नक्शे पास करता है और तीसरा लोगों घरों को सील कर देता है। मैंने कहा नहीं, एडीए बहुत काम करता है, बहुत व्यापक काम। तो एडीए के जो जितने भी व्यापक कार्य थे उन सभी को हमने एक मूवी के अंदर समाहित करने का प्रयास किया और छोटा सा एक गीत भी बनाया। तो उन दोनों को तैयार किया था हमारे सूरज तिवारी जी ने और रणजीत सामा जी ने। चले गए, मुझे दिख नहीं रहे तो मुझे ऐसा लगा। मनमोहन जी, दीपक जी, मयंक अग्रवाल जी, आपका बात हो गई थी अभी, अरविंद शर्मा जी, डीएन दुबे जी, लवकुश मिश्रा जी, आपने जो डेस्टिनेशन एक्सपीरियंस के बारे में बताया उसके बारे में एक बात बताना चाहूंगा। होता क्या है, एक नाम आता है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टूरिज्म, आपने सुना होगा सर, और दूसरा आता है इंक्लूसिवनेस ऑफ टूरिज्म। कई बार हम किसी को इतना बड़ा बना देते हैं कि बाकी सब चिमटी लगने लग जाते हैं उसके साथ। आपने देखा होगा कि बड़े वृक्ष के नीचे छोटे पौधे पनप नहीं पाते हैं, और अब पता नहीं बड़ा वृक्ष कितनों को आश्रय दे पाएगा, ये भी संकट होता है। ताजमहल नो डाउट आगरा की शान है, पूरे विश्व में पहचान है आगरा की, किंतु इसके कारण जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टूरिज्म होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, यानी पर्यटन स्थलों का लोकतांत्रिकरण। कैसे? जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उनको आप कहोगे ताजमहल, मैं क्या करूंगा ताजमहल देखने, उनको आप कोई तीर्थ स्थल बताओगे तो आएगा, तो आपने उन बुजुर्गों को पूरी तरह छोड़ दिया। आप यदि कहोगे किसी कवि से कि मुझे जाना है आगरा का ताजमहल देखना, ताजमहल देखना पसंद नहीं करेगा। कवि कहेगा कि यार सूरदास की भूमि है, ये देखो, वो अच्छा लगेगा। आप किसी बर्ड वॉचर से कहोगे, उसे ताजमहल पसंद नहीं आएगा, वो कहेगा मुझे कहाँ जाना है, बर्ड सेंचुरी में जाना है मुझे।
सूर सरोवर में जाना, मैं वहां जाकर के देखूंगा, मुझे वो अच्छी लगी। आपने एक बहुत बड़ा पक्ष छोड़ दिया, कैलाश पर 2 शिवलिंग है, क्योंकि अपवाद ही होता है एक साथ 2 शिवलिंग की पूजा। मिलेंगे कहीं पर 11 शिवलिंग, 12 शिवलिंग, 9 शिवलिंग, 7 शिवलिंग, मैंने देखे हैं कई जगह, लेकिन 2 एक साथ जब पूजन होता है वो अपवाद है, इसको प्रचारित नहीं किया गया। और दूसरा, यहाँ पे काल सर्प योग का भी निवारण होता है। आप काल सर्प योग दूर करने आगरा वाले बेचारे उज्जैन जाते होंगे, नासिक जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, उनको पता ही नहीं यहाँ भी होता है। तो ये आपने टूरिज्म का पक्ष बहुत बड़ा छोड़ दिया। उसके बाद में बहुत से लोग हैं जो नदी के किनारे बैठना पसंद करते हैं। तो यमुना जी के किनारे जो 101 शिवालयों की जो श्रृंखला है उसको हम भूल ही गए पूरी तरह से। तो ऐसे अनेकानेक हमारे स्थल है, जैसे फतेहपुर सीकरी। एक मेरा दोस्त था, वो हिस्टोरियन है अभी भी, बहुत इंटेलिजेंट। मैंने कहा आईएएस बनेगा, तो मैं क्या करूंगा आईएएस बन के? तैयारी करता, पक्का आईएएस बनता। मुझे पता था हमारी कक्षा में सबसे होशियार था। कहता मुझे तो केवल एक ही चीज देखनी है, मुझे हिस्ट्री को जानना है और उसे केवल जो पुरातात्विक अवशेष होते हैं या चिन्ह होते हैं उन्हें देखना पसंद है। अब ऐसे व्यक्ति को बुलाना, उसे कहोगे ताजमहल वो नहीं देखेगा, वो जाएगा फतेहपुर सीकरी, वो 4 दिन लगाएगा वहां पर। 4 दिन से पहले वो फतेहपुर सीकरी से नहीं लौटने वाला। इतने प्राचीन वहां पे आपको पूरा अवशेष मिलेंगे। तो इस तरह से यदि हम टूरिज्म को, जैसे आपने बताया आर डी मिश्रा जी ने, पीपीपी मॉडल के आधार पे करें तो ये टूरिज्म बहुत आगे बढ़ सकता है। जैसे एक हमने अभी ताज व्यू पॉइंट पीपीपी आधार पे दिया, तो वो स्थान जब जागृत होगा, आज वहां पे शाम को बैंड होता है, यदि आप देखेंगे शाम को सैटरडे संडे जाइए बैंड होता है वहां पे, इतना सुंदर लगेगा, 400 लोग खड़े रहते हैं वहां पे हर सैटरडे संडे को शाम। और सबसे बड़ी बात, स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है, सबसे बड़ी बात। तो किस तरह से पर्यटन को, कला को, एडीए को और यहाँ के सामाजिक काम करने वाले के लोगों को जोड़ा जाए, ये वो एक अद्भुत यदि स्थान है तो आई लव आगरा का सेल्फी पॉइंट। बच्चों को हम पर्यटन से जोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज जो हमने शुरू की थी, जो होलोकास्ट लाइट विद म्यूजिक एंड लेजर शो, ये हमने एक प्रोजेक्ट बना के भेजा है आगरा के किले का। वो शासन में लंबित है, हो सकता है भविष्य में वो पास हो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एक फर्रुखाबाद की बात कर रहे थे आप, मैंने मूवी बनाई, मैं फर्रुखाबाद हूँ, थोड़ी बड़ी बनी, मैंने कहा बड़ी बनाओ इसको, क्योंकि फर्रुखाबाद में इतने स्थान आप खोज भी नहीं सकते। और उसके बाद में हमने फर्रुखाबाद के 30 वीडियोस बनाए, छोटे। मुंबई के अंदर नारायण चौहान जी हैं, उनको बुलाया, मानवेंद्र सर वहां पे डीएम थे, उन्होंने बुलाया, लेकिन मैंने फिर उनको पकड़ लिया, बड़ा अच्छा काम करते हैं। मैं फर्रुखाबाद मूवी डालने के बाद बहुत से लोगों के फोन आए, 2 बड़े लोगों के फोन आए। एक रेणु खटोर जी हैं यूएसए में, वो शायद उस समय ट्रम्प साहब थे तो उनके पास वो है, तो उनका फोन आया कि मुझे पता कि मैंने स्पेशल नंबर लिया और क्या हमें भी नहीं पता फर्रुखाबाद में इतने स्थान है क्या। और दूसरा फोन एक बहुत बड़े पत्रकार हैं जो फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं, आजकल दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं, वो स्पेशल मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा कि हमें भी नहीं पता था कि फर्रुखाबाद में इतना, हमें आपने बताया। इसमें मैं मेरी प्रशंसा नहीं करूंगा कि हमने कुछ किया, ये जो टीम होती है ना पूरी की पूरी, जैसे हमारे यहाँ साहित्यकार हैं, समाज सेवी हैं, बस इनके साथ में आप खड़े हो जाओ, ये अपने आप कर देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना, करते हो तुम प्रभु जी नाम हमारा हो रहा है। तो वो वाली स्थिति हमने तो कुछ नहीं किया, आप सब लोगों ने किया। बस आपकी ऊर्जा का जो पुंज है, वो पुंज ये पुस्तिका है या अन्य जितने भी कार्य हैं, वो आप सभी के कार्यों का एक तरह से एक साथ लेसा जोता है। मधुकर चतुर्वेदी जी, आर.डी. शर्मा जी, इसके साथ साथ हमारे भी पदाधिकारी सारे इंजीनियर्स बैठे। हमारे एक परंपरा है कि एक विदाई समारोह वहां होता है, उसके बाद में हमारे जो इंजीनियर्स हैं, क्योंकि इंजीनियर का सबसे बड़ा हमारा कुंबा है, बहुत सारे, क्योंकि इंजीनियर्स के आधार पर पूरी प्राधिकरण चलता है, सबसे ज्यादा उन्हीं की संख्या होती है अधिकारी और कर्मचारियों में। तो वो एक छोटा सा आयोजन जलपान का तो अवश्य करते हैं। तो जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं उन सभी का एक साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने एडीए को आगे बढ़ाने के अंदर मेरा भरपूर सहयोग किया और एक टीम के रूप में काम किया। प्रत्येक कार्यक्रम के अंदर
अग्रणी भूमिका निभाने वाले हमारे सुशील सरित जी, ये पीछे खड़े होते हैं, इसलिए मैं नाम लिख लिया, कई बार नाम भूल जाता हूँ लेना। फिर बाद में याद आता है कि सुशील जी को तो भूल ही गए। सुशील जी भी आजकल बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप अवश्य बताइएगा। जो बच्चों के लिए आप कविताएं तैयार कर रहे हैं, मैं रोज सुनता हूँ, डेली सुनता हूँ। जितने लाइक मेरा भी मिलेगा आपको। आज के कार्यक्रम के विषय में चौबे जी ने कहा था मुझे, अशोक जी ने, मैंने कहा कार्यक्रम मत करवाइए, मैंने कहा अनावश्यक, उनका लोकार्पण बस इसका वो जो लोकार्पण के विमोचन है जो पुस्तक का वो हो गया है, अब और नहीं करना। कि नहीं सर, एक हमारी ओर से हम करना चाहते हैं। तो आप चाहे अटल गीत गंगा कार्यक्रम हो या अन्य कोई भी साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, यदि केवल संकेत कर दिया जाए तो देखिए पूरा का पूरा आयोजन आपकी देन है, ये अकेले आयोजित कर रहे हैं। डीडी हॉर्टिकल्चर साहब भी बैठे हैं, कौशल जी। अभी कुछ समय पूर्व हमारी भेंट हुई थी पालीवाल पार्क के संबंध में, जो भी पालीवाल पार्क के संबंध में जो एस्टीमेट बनाना था, बाकी कार्य था, वो हो गया है। बाकी तो प्रशासन में ऐसा, आप ऐसा मत समझिएगा कोई व्यक्ति आता है जाता है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिसको ये कंफ्यूज हो मेरे आने से ये हो गया और मेरे जाने से ये नहीं होगा, वो सबसे बड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि सिस्टम है वो ऑटो मोड में होता है, वो अपने आप चलता है, जो चीजें होती है वो होनी होती है। बस ये है कोई उसको थोड़ा पुश कर देता है और कोई पुल फैक्टर के रूप में होता है, बस इतने फर्क पड़ता है। इससे अतिरिक्त कोई भी सिस्टम नहीं पड़ता। एक चीज मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब भी कोई आम व्यक्ति आए उसे कभी भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वो किसी सरकारी संस्था में आ रहा है और उसको कोई भाव नहीं दे रहा। देशी भाषा में बात करें, ये मेरी हमेशा से रही, चाहे मैं फरुखाबाद रहा, मथुरा रहा, मिर्जापुर रहा, और आज भी 100% तो नहीं कहूंगा, 99% लोगों को मैंने ये अनुभूति अवश्य कराई कि वो किसी सरकारी संस्था में नहीं जा रहे, वो अपनी सरकार में, अपने एडीए में, अपने प्रशासनिक परिवार में और अपने अधिकारी से मिलने जा रहे हैं। ये मैंने प्रयास किया उनके साथ, क्योंकि हम कोई पैराशूट से नहीं आए, बिल्कुल मिडिल क्लास में जन्म हुआ। और जो पापा थे, पापा बीएसएनएल में हैं, अभी सेवानिवृत्ति ले ली थी 3 वर्ष पहले। तो जो पापा ने हमें सिखाया, उन्होंने एक ही बात कही कि बेटा कोई भी व्यक्ति आपके पास आए, काम हो या नहीं हो, लेकिन वो आपसे संतुष्ट होकर अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि काम होना नहीं होना बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन यदि वो आपसे असंतुष्ट हो, वो ऐसे गरिया के नहीं जाए कि भैया कैसे ऑफिस में चले गया, ना बैठा गया, ना पंखा था, ना कुछ और था। जब मैं पहली बार एडीए में आया, मैं, आप मानेंगे नहीं, मैं आश्चर्यचकित था कि एक केवल छोटा सा वो सोफा लगा हुआ था, इतना गंदा लगता था कि मैंने कहा यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी आते हैं, दुर्बल वर्ग भी आता है, और वो कैसे बैठेगा यदि उसे प्रतीक्षा करनी पड़े। क्योंकि हमारी नौकरी में ऐसा होता है कि जैसे आप मिलने वाले हैं, तुरंत फोन आ गया, कमिश्नर सर के पास जाना, तुरंत फोन आ गया, वीसी आ गई, तुरंत फोन आ गया कि मीटिंग में जाना है, या आप थोड़ा आधा घंटा लेट हुए तो हम मीटिंग में चले गए। तो आपको प्रतीक्षा करनी भी कई बार पड़ सकती है, लेकिन वो प्रतीक्षा सहज हो, आनंदपूर्ण हो, बैठे बैठे आप बोर नहीं हो। तो इस तरह का हमने प्रतीक्षालय तैयार करने का प्रयास किया ताकि प्रत्येक व्यक्ति हमारे एडीए से जुड़े। दूसरा, हमने आईएसओ सर्टिफिकेशन कराया एडीए का, तो एडीए आईएसओ सर्टिफाइड हो चुका है 9001/2015। ये मेरा चौथा आईएसओ सर्टिफिकेशन है। एक मैंने छाता तहसील का कराया था, दूसरा मांस तहसील का कराया था, और तीसरा फरुखाबाद, और चौथा यहाँ। आईएसओ सर्टिफिकेशन की उपलब्धि नहीं होती, बस ये होता है कि जन सामान्य के लिए और जो हमारे कर्मचारी रहते हैं उनके लिए सब चीजें थोड़ी सुविधाजनक हो जाती है, सरल हो जाती है, और वो आराम से जो भी उसे काम करने हैं वो ऑफिस में आकर के सरलता से कर रहा है। यानी कुल मिलाकर के जो प्रोसीजरल चीजें हैं वो थोड़ी सरल हो जाती है, और दिखने में सरकार का जो मुख है, चेहरा है, वो अच्छा दिखता है। क्योंकि हम सरकार के प्रतिनिधि, एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि शासन की मंशा अनुरूप काम करें, और जो शासन की इच्छाएं हैं उनको धरातल पर अभिव्यक्ति दें। तो उसका जो आधार है वो हमारा कार्यालय है, और जब कार्यालय अच्छा दिखेगा तो सबको अच्छा अच्छा लगेगा। बहुत कुछ कहा गया, आपको बहुत बातें हुई, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि अभी हमारी प्रशासनिक यात्रा का आरंभ है। अभी 4 जगह पदस्थापन हुआ, 5वीं जगह जा रहे हैं। प्रत्येक जगह पे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको सदा सर्वदा याद रखा जाता है, किंतु आगरा में ऐसे लोग सर्वाधिक थे जो शायद जीवन के प्रत्येक समय में, जीवन के प्रत्येक पक्ष में, जीवन में हमेशा याद भी रहेंगे और सहभागी भी रहेंगे भविष्य में। और
आपसे अनुरोध रहेगा कि ये मत सोचिएगा, एक और जो लोग कहते हैं उस चीज को मैं हमेशा तोड़ता हूँ, उस अवधारणा को, उस पूर्वाग्रह को। लोग कहते हैं कि सरकारी ऑफिस में जाएं तो भाई सर आप हम तो काम से आए हैं आपसे। अरे मैंने कहा प्रभु आप आओगे ही काम से। जैसे बैंक भी कई बार कह देते हैं कि सर मैं आज वैसे आ रहा हूँ, काम नहीं है। मैंने कहा नहीं काम लेके आओ भाई, क्यों नहीं आओगे काम लेकर के? जब हम जिस पद पे बैठे हैं तो वो है ही काम करने के लिए। तो इस धारणा को मैं हमेशा तोड़ने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है अधिकारी के पास 2 बार काम लेके गए, 3 बार गए, वो फिर उसके बाद आपको भाव देना बंद कर देता है। लेकिन चाहे बैंक है कोई भी और है, जो भी आप पूछेंगे, मैं तो ये कहता हूँ कि भैया काम से ही आओ जरूर, और हमेशा आप आते रहो, ताकि इस बहाने मुलाकात होती रहेगी काम के बहाने। क्योंकि हम भी हमारे साथियों से काम के बहाने बात कर पाते हैं फोन पर। वैसे हमारे बेस्ट फ्रेंड है, साथी है, बेस्ट फ्रेंड, उनसे भी बात नहीं हो पाती। और हमारा दायित्व बनता है कोई काम लेके आ रहा है उसका काम 100% करने का प्रयास करना। हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन प्रयास जब 100% होगा तो सामने वाला संतुष्ट होकर जाता, आनंदित होकर जाता, उसे भी लगता है कि हाँ कोई उसको पूछ रहा है। और इसी से क्या है, शासन की, प्रशासन की जो हम कहते हैं इकबाल, वो जनता में बनता है, विश्वास भी बनता है, श्रद्धा भी बनती है, और अविश्वास नहीं होता। फिर भी बहुत से लोगों के काम हो सकता है नहीं हो पाए हैं, बहुत से लोग हैं जिनके काम हुए हैं। तो जो भी अच्छा बुरा जैसा भी रहा उसको हमें समेट करके एक स्थान पे रखना चाहिए, और जो सुखद स्मृतियां हैं जो अपने मन में संजोना चाहिए। तो आप सभी की सुखद स्मृतियां, आपके जो खिले खिले चेहरे हैं, वो सभी हमेशा मेरे हृदय में, भाव में, मन में, आत्मन में रहेंगे। इसी के साथ आज का जो कार्यक्रम आपने इतना सुंदर आयोजित किया, तो एडीए के हमारे जो इंजीनियरिंग एसोसिएशन है और अशोक चौबे जी है, तो आप दोनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। आपने महसूस किया होगा कि ये व्यक्ति बिल्कुल अलग है उन सब से जिनसे हम अक्सर मिलते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके उद्धार आया कि तालियों के शब्द। डॉक्टर राजेंद्र जी, मान्यवर पूरन जी, अरुण जी टंग साहब, सुरेश जी जैन साहब, मैं किसी के बारे में बताऊंगा नहीं क्योंकि डॉक्टर साहब ने सबके बारे में पूरी तरह से कर दिया है। मैं केवल अपने हृदय से ही उनको संबोधित कर रहा हूं, जो कुछ है डॉक्टर साहब में ही ऐड कर रहा हूं। रंजना बहन जी और डॉक्टर शर्मा जी, और यहाँ ये गैदरिंग बता रही है, बार बार कुर्सियां जो आप लोग ऐड कर रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र जी भाई साहब के प्रति जो आप लोगों का सहृदयता है, उनके प्रति जो सम्मान है, वो बता रहा है। आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बाद में आने वाले वक्ता के लिए थोड़ी कठिनता हो जाती है। अच्छा हो क्या रहा था, मैं सोच रहा था कि जब बहन जी ने ज्योत्सना बहन जी ने जब अपनी कविता सुनाई तो मुझे लगा कि यार मुझे कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, तो मैं आप सब लोगों से बड़ा विनम्र निवेदन करता हूँ कि भैया मुझे भी सुनकर जाइएगा। चौबे जी और सुशील जी और अन्य सभी बंधु, आप सभी बंधुओं ने मुझे इतना सम्मान दिया। मुझे थोड़ी सी आयोजकों से शिकायत है। आप सोचेंगे भाई क्या है ये, जो है अभी पूरन जी भाई साहब ने कहा कि ये कृतज्ञता कार्यक्रम है, मुझे थोड़ा सा इसमें और ऐड करने की इच्छा है कि ये वास्तव में इस कार्यक्रम को हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। ये युगल कृतज्ञता कार्यक्रम, एक पत्रिका का विमोचन कर रहे हैं, उसकी उषा बहन जी है हमारी। तो मुझे आयोजकों से शिकायत ये है कि आपने हमारे राजेंद्र जी को तो, आपने डॉक्टर राजेंद्र जी को तो कर दिया, लेकिन उषा बहन जी इसमें कहीं भी नहीं है। ये मुझे थोड़ा सा उनसे थोड़ी शिकायत है। मैं अपने सभी आगरा वासियों की तरफ से डॉक्टर साहब से मैं क्षमा भी मांगूंगा इस बात के लिए कि भाई उन्होंने उनको इस तरह से कम रखना चाहिए था। अगर मुझसे वो लेते तो मैं निश्चित रूप से उन्हें यह सलाह देता। एक्चुअली अभी क्या समस्या आ रही थी, जो बेटी है वो छोटी है, वो जेफ है, वो नहीं आती, उनकी फोटो तो होनी चाहिए थी, आपकी तो है भाई। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, हम ये नाम है ना, मैं भारतीय परंपरा का अनुसरण करता हूँ, तो ये नाम जैसे हम सीताराम
राधे श्याम नाम लेते हैं, हाँ। उसी रूप में लिखता हूँ। नहीं, वो करती हैं जैसे डिजाइनिंग, एडिटिंग, कुछ विषय होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये होना चाहिए। भविष्य में ध्यान रखेंगे। तो मैं इस अपने जो विचार हैं वो दो रूप में व्यक्त करूंगा। पहले हम लेते हैं डॉक्टर साहब को। आपने मेरे बारे में बहुत वर्णन किया। मैं और डॉक्टर साहब एक कार्यक्रम में और गए थे, तो ऐसे शख्स को सुनने के बाद किसी दूसरे शख्स को सुनने की इच्छा नहीं रहती। और मुझे डॉक्टर साहब की जब इनको देखता हूं तो मुझे लगता है कि एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी और एक लिटरेरी पर्सनैलिटी, और अगर वो IAS ना होते, मैं तो कह रहा हूं कि वास्तव में ये हम लोगों का दुर्भाग्य मान सकता हूं मैं तो। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर मिल सकते हैं, लेकिन अच्छे लिटरेरी फिगर, अच्छी स्पिरिचुअल फिगर मिलना बहुत मुश्किल है। वास्तव में हम लोगों का दुर्भाग्य। मैंने अपने जीवन में कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं देखा जो इतना रिच हो स्पिरिचुअल पावर में, लिटरेरी पावर में, अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपनी कृति में। ये बहुत बड़ी बात है। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, ज्यादा देर नहीं लूंगा मैं आपका। अब एडमिनिस्ट्रेशन, he is a man with a mission or a vision। उनका मिशन भी है और विजन भी है। उस मिशन को पूरा करने के लिए वो कहते हैं ना, राधे राधे क्यों कहते हैं? वो राधे राधे इसलिए कहते हैं, जब आप राधे को आराम से बोलेंगे तो वो आता है राह दे। वो जब भी आपको राधे राधे मिलेंगे, एक स्पिरिचुअल पावर उनके साथ रहती है जो उनको राह देती है। मिशन एंड विजन, उनका एक मिशन है, उस मिशन के लिए वो काम करते हैं। दूसरी बात आती है आगरा की। मैं सोच रहा था इसका आपने शीर्षक जो है मैं आगरा क्यों लिखा। मैं संघ का कार्य करता हूं, तो हम लोगों की प्रार्थना है, तो हम प्रार्थना में कहते हैं पहले हम अपनी मातृभूमि की वंदना करते हैं। तो जब वंदना करते हैं तो उसमें हम लिखते हैं अंत में, वंदना में हम अंत में कहते हैं पततु एष कायो नमस्ते नमस्ते। मां को जब प्रणाम करते हैं तो कहते हैं कि मेरी ये काया तेरे लिए समर्पित हो। तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं आगरा हूं, इसीलिए लिखा गया है कि वी ऑल, ये आगरा मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है। तो मैं आगरा कहते ही मेरे अंदर समर्पण का भाव जगना चाहिए। उसके बाद हम दोबारा जब प्रार्थना, जब माता का जब हम वो करते हैं, वंदन करते हैं, उसके बाद हम ईश्वर से वरदान मांगते हैं। तो किसके लिए वरदान ईश्वर से जब मांगते हैं तब हम मैं नहीं कहते, हम कहते हैं प्रभो वयम हिंदू राष्ट्रांगभूता, हम हिंदू राष्ट्र के अंगभूत घटक हैं। तो इसलिए मैं आगरा हूं कहने वाले हम सभी बंधुओं की ये लायबिलिटी हो जाती है कि ये जो मेरी जन्मभूमि है, इसके लिए पततु एष कायो, ये मेरा जो आगरा है, इसको कहीं से गंदा नहीं होना चाहिए, ये कहीं से भी अभावग्रस्त नहीं होना चाहिए, ये कहीं से मैला मटमैला नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इस आगरा में अंदर आता है, वो एक स्वच्छ छवि और अच्छी छवि लेकर आता चाहिए। इसलिए मैं आपको इस बात के लिए भी साधुवाद देता हूं कि आपने वहां से शुरू किया होगा, लेकिन मैं तो आगरा वासियों की तरफ से आपको साधुवाद करता हूं कि आपने हम लोगों को इस लायक समझा है कि हम, हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी डाल दी है कि हम अपनी मातृभूमि के प्रति इतने कृतज्ञ हों,
उसको किसी भी तरह का कष्ट ना हो, हमारे इस आगरा को किसी भी तरह का कष्ट ना हो। दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने कविता के विषय में इसके विषय में बताई, मैं आगरा के विषय में मैंने कहा ना, ही इज अ मैन विद ए मिशन एंड विजन। वो विजन आपको देखना है। एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, देखिए इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जिनके साथ शक्ति होती है। जिसके पास शक्ति होती है उसी की भक्ति होती है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, यूनाइट योरसेल्फ, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, देन स्ट्रगल। मेरे मित्रों, जब हम आगरे के इतिहास के बारे में चर्चा करें, जैसे बियॉन्ड ताज जो चर्चा हुई, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, ये ताज महल है ही नहीं। मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जा, विदेशी आते हैं सब कुछ देखते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज ये जो बियॉन्ड ताज की जो कल्पना आप लोगों के दिमाग में आई, या डॉक्टर साहब के, अगर आज से आप 2014 से पहले इस तरह की आप अगर वो करते तो शायद कर भी नहीं पाते, मतलब हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आज इस तरह से हम शिवनगरी की बात कर रहे हैं, मुझे ध्यान आता है डॉक्टर साहब कि 2019 में ये ताज महोत्सव होता है। आप कहेंगे कि मुझे आपकी बात इसलिए मुझे और याद आ गई कि 2019 में जब ताज महोत्सव हुआ, यहाँ चौबे जी बैठे हैं, मनमोहन जी बैठे हैं, तो एनजी रवि कुमार जी थे। तो मैंने रवि कुमार जी से कहा कि भैया ताज महोत्सव कैसे हुए? इस आगरे के अंदर पग पग पर शिव मंदिर है, यमुना के किनारे आपको दुनिया के अंदर कोई भी इमारत ऐसी नहीं मिल सकती जिसको आप मस्जिद या मजार कह सके। तो हिंदुस्तान के अंदर ऐसा क्यों? और एक साहित्यकार ने और बताया कि आप वहां चले जाइए अरब के अंदर, मक्का के अंदर, ये सारे के सारे इतने सुंदर महल और मस्जिदें जो है, ये कहां से निर्माण हो गए? ये अभी डॉक्टर साहब ने बताया, उसका इतिहास उसमें लिखा है। राजा अनंग और अनेकों प्रकार के ऐसे राजा थे, इन्होंने इतनी सुंदर कृतियों की रचना की, इतने सुंदर महल, राजमहल बनाए। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करने की जरूरत है। जिस व्यक्ति का अपने पर से विश्वास उठ जाता है, जिस परिवार का अपने परिवार से विश्वास उठ जाता है, जिस समाज का अपने समाज से विश्वास उठ जाता है, जिन देशवासियों का अपने रीति नीति परंपराओं मान्यताओं तीज त्योहारों इन पर से विश्वास उठ जाता है, वो देश और समाज पतन को प्राप्त करता है। तो मेरे मित्रों, आज हम सब लोगों को ये मौका मिला कि हम जो है इस पर विचार करें। एक चीज डॉक्टर साहब से मुझे याद आ गई, जैसे काम तो करते होंगे, मुझे एक शेर याद आ गया, नेगेटिवली मत लीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब जैसे ना, मैंने कहा कि जो गीता पर उपदेश देने वाला व्यक्ति, जो इतना मतलब स्पिरिचुअली इतना रिच होने के बावजूद भी इस एडमिनिस्ट्रेशन की नौकरी कर रहा है। तो एक शेर आया मुझे यहाँ, इस नौकरी में आने पर क्या हुआ होगा, यार की महफिल में आकर हम कुछ उलझ से गए, यार की महफिल में आकर हम कुछ उलझ से गए, पीते तो ईमान जाता और ना पीते तो यार जाता। लेकिन मैं डॉक्टर साहब का अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं कि इन्होंने पिया भी नहीं और न पिया भी नहीं रहे, इन दोनों के बीच में इन्होंने ऐसा कॉम्बिनेशन किया कि इन्होंने पीने के बजाय चख लिया है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मैं पुनः डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर साहब के साथ में आर्य समाज के उसमें था, आप लोगों ने मुझे इतने धैर्य से सुना है, क्योंकि डॉक्टर साहब के बात सुनने के लिए कोई रह नहीं पाता है।
सारी ऑडियंस चली जाती है। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। हम अपने देश के प्रति, हम अपने समाज के प्रति एक श्लोक में अंतिम बात करूंगा। इस मंच पर इतना रिच मंच है, ऐसे सिद्धांत लोग हैं, अपने देश, समाज, संस्कृति के प्रति गर्व की अनुभूति करें। और एक बात जो मैं आपसे अंत में कहना चाहता हूं, मैं हूं आगरा के संदर्भ में, त्यजेद एकम कुलस्यात्, अपना समर्पण परिवार के लिए, ग्रामस्यात् कुलं त्यजेद, परिवार का समर्पण समाज के लिए, ग्रामम जनपदस्यात्, अपने समाज का समर्पण देश के लिए, अपने परिवार पर विपत्ति आने पर अपना दर्द भूलना, समाज पर विपत्ति आने पर परिवार का दर्द भूलना, और देश के ऊपर आपत्ति आने पर अपने समाज का दर्द भूलने की हमें वृत्ति डालनी होगी। आत्मनेपथ्यं पृथ्वीं त्यजेत, मानवता के लिए हम सब इन परिस्थितियों से उठकर काम करेंगे। ये हिंदू संस्कृति है, यही जीवंत संस्कृति है, ये जो सनातन संस्कृति है, ये सारे विश्व का कल्याण करने में सक्षम है। इस संस्कृति की पुनर्जन्म की, कहते हैं ना, इसके पुष्पित और पल्लवित होने की शुरुआत हो गई है। आप सब लोगों को एकजुट रहना होगा, आप सब लोगों को संगठित होगा, जो दैवीय शक्ति हैं उनको अपने को एक करना होगा, तभी हम इस देश को, इस समाज को और इस मानवता को पुष्पित और पल्लवित करने में सक्षम हो सकेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी। चूंकि आज ये पुस्तक विमोचन के साथ साथ सम्मान समारोह और कृतज्ञता, जैसा कि शब्द दिया भाई साहब ने, और उससे भी ऊपर जाकर के आदरणीय भवेन जी भाई साहब ने जो शब्द दिया, ये सत्य है। मैंने तो पूरा प्रयास किया था सर कि आदरणीय भी यहाँ उपस्थित हो, और हाँ, एक चूक हुई है, वो मैं एक तस्वीर में जरूर आदरणीय का, बट आगे से मत लीजिए, मैं तो आगे से, चूंकि मेरे लिए तो ये आयोजन ही, ये संयोजन नहीं है, मैं आज इस आयोजन को अपने लिए प्रशिक्षण शिविर मान के जाऊंगा कि मेरे लिए प्रशिक्षण शिविर था, और हर आयोजन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और आप जैसे इस सभागार में जो महानुभाव बैठे हैं, ये अपने आप में एक विद्वान व्यक्ति है, अपने आप में एक पुस्तक है। एक एक व्यक्ति को यदि आप 1 घंटे वार्ता कर लें, आधा घंटा 20 मिनट, तो अपने आप में एक पुस्तक सिद्ध होंगे। ऐसे महानुभाव शहर की महान विभूतियां यहाँ बैठी हुई हैं, मैं उनका नमन करता हूँ। और चूंकि उनके हाथ में पुष्प है जो हमारे डॉक्टर साहब को उन्हें भेंट करना है, तो मैं उसी की श्रृंखला में पहले अपने शहर के उन महानुभावों को आमंत्रित करूंगा, तत्पश्चात फिर जो हमारे एरिया के अधिकारीगण और इंजीनियर्स आए हैं वे करेंगे। और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर साहब के द्वारा होगा, डॉक्टर डी शर्मा जी के द्वारा। मैं आमंत्रित जी, दीपक चतुर्वेदी जी, श्री DN दुबे जी, पहले रहिए, हमारा तो पहले रहिए, मान दिया फिर आगरा, और आप आएंगे, ये सभी साक्षी। श्री अरविंद शर्मा जी, सरिया फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य और ब्रजेश शर्मा जी, जोड़ी साथ रहती जी, छावनी और खेरागढ़। अब जब ये चुनाव लड़ रहे थे छावनी का 89 में सर, तो सबसे मतलब हैंडसम, दोबारा से बोलिए, हैंडसम जो है प्रत्याशी हमारा छावनी का 89 में, 89 91 89 93 में पवन सिंह का आया था।
कि ये कौन है बंदा जो जी अत्यधिक प्रिय मेरे परमादानी भाई साहब पंकज जी, सर पंकज जी भाई साहब का पीछे से बैकअप हम लोगों को मिलता रहता है सर, इसीलिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर जी। हाँ, और आगे